सुबह के 8 बजे हैं, एक लैब में कोई रोबोट शायद एक दवा बना रहा है और उसी वक्त कोई ओपन सोर्स एआई मॉडल एक डीप फेक हमले से किसी नेटवर्क को बचा रहा है। ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत बनने के बहुत करीब है। पर सवाल ये है कि क्या हम इस क्रांति को चला रहे हैं या बस इसके साथ साथ बहते जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 2025 के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ खड़ा है, मतलब इसकी असली ताकत क्या है, नियम कानून किधर जा रहे हैं और हाँ, आगे क्या हो सकता है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो दिख रही है वो ये कि एआई को लेकर जो शुरुआती जोश था ना, वो अब नतीजों की मांग में बदल गया है। अब कंपनियां सिर्फ बड़े वादों पर नहीं रुक रहीं, उन्हें ठोस प्रदर्शन चाहिए, साफ दिखने वाले फायदे और हाँ, मजबूत सुरक्षा भी। सीधी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई दिखाना ही पड़ेगा। सही कहा, बिल्कुल। और इसी नतीजे दिखाओ वाले चक्कर में एआई की एफिशिएंसी मतलब कम लागत में ज़्यादा काम, ये सबसे ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखो, ये बड़े बड़े मॉडल बिजली बहुत खाते हैं, तो जोर अब छोटे, ज़्यादा कुशल मॉडलों पर है और ख़ास हार्डवेयर जैसे एएसआईसीज़ पर। मकसद है कि खर्चा भी कम हो और काम भी अच्छा हो। एक संतुलन बनाना है। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है ओपन सोर्स एआई का रोल आता है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ सस्ता होने के बारे में है या कुछ और भी है इसमें? देखो, सस्ता होना एक पहलू है, पर पूरी कहानी नहीं। 2025 में ये ओपन सोर्स मॉडल जैसे मेटा का लामा है, अलीबाबा का क्वेन, मिस्ट्रल, ये सब बंद मालिकाना सिस्टम्स को ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अक्सर ये कम कीमत पर वैसी ही परफॉर्मेंस दे देते हैं और ज़्यादा लचीलापन भी। मतलब कंपनियां इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, बदल सकती हैं, कस्टमाइज कर सकती हैं। बिल्कुल। पर इसका दूसरा पहलू भी है। इन मॉडलों को संभालने और चलाने के लिए कंपनी के अंदर ही मतलब इन हाउस अच्छी खासी तकनीकी समझ चाहिए। तो ये सिर्फ लागत का सवाल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। क्या आप किसी बंद ब्लैक बॉक्स पर निर्भर रहेंगे या खुद एक्सपर्ट बनेंगे और ओपन सोर्स का फायदा उठाएंगे? ये दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ा आगे देखें। एक चीज जो बहुत सुनने में आ रही है, एआई द्वारा एआई का डिजाइन। मतलब एआई सिस्टम खुद ही दूसरे एआई सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, सुनने में तो जरूर लगता है, पर देखो ये हकीकत बन चुका है। गूगल डीप माइंड का अल्फा इवॉल्व है ना, हम्म। उसमें गूगल के जो बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, उनमें संसाधनों का इस्तेमाल मतलब रिसोर्स एलोकेशन उसको इतना बेहतर बनाया कि करीब 0.7% कंप्यूटिंग पावर बच गई। सिर्फ 0.7%? ये तो कम लगता है। हाँ, सुनने में कम लगता है, पर गूगल जैसे स्केल पर सोचो, इसका मतलब है ऊर्जा और लागत में बहुत भारी बचत। तो ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये इंडस्ट्री के लेवल पर बड़े बदलाव ला रहा है। वाह! अच्छा, और एक और शब्द सुना था मैंने, इन्फ्रेंस टाइम इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है? क्या एआई अब ज़्यादा सोच समझ कर जवाब देता है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। आसान भाषा में कहें तो मॉडल सिर्फ फटाक से जवाब देने के बजाय निर्णय लेते समय थोड़ा रुक कर सोच सकता है। वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकता है या कई अलग अलग समाधानों पर विचार कर सकता है, जैसे हम लोग करते हैं ना मुश्किल सवालों पर। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और चीज है ग्रुप थिंक। इसमें एक ही एआई मॉडल के अंदर कई सोचने वाले एजेंट होते हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है कि मुश्किल समस्याओं के बेहतर और ज्यादा तेज समाधान मिल सकते हैं। कमाल है। ये तकनीकी तरक्की तो बहुत तेज है, लेकिन इसने ज़रूर नियम बनाने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी की होंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, तकनीक जितनी तेजी से भाग रही है, नियम उतने ही पेचीदा होते जा रहे हैं। एक तरफ यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है जो लागू हो रहा है, वो जोखिम के हिसाब से एआई के इस्तेमाल को कंट्रोल करेगा। उसके कई नियम 2025 में लागू होंगे। और अमेरिका? हाँ, अमेरिका में थोड़ा ढीला रवैया दिख रहा है, ऐसा लगता है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में काफी कुछ चल रहा है। और चीन को देखो, वो एआई से बनी चीजों पर नए लेबलिंग नियम ला रहा है कि पता चले ये एआई ने बनाया है। तो पूरी दुनिया में अलग-अलग नियम, ये तो कंपनियों के लिए पक्का सिरदर्द होगा। हाँ, सिरदर्द तो है ही। ये ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन मतलब दुनिया का अलग अलग नियमों में बटा होना, ये बिजनेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और तकनीकी जोखिम, खतरे भी तो बढ़ रहे होंगे। हाँ, वो भी हैं। नए खतरे भी बढ़ रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी के लिहाज से देखो, एआई का इस्तेमाल अब अडैप्टिव मैलवेयर बनाने में हो रहा है। अडैप्टिव मैलवेयर मतलब? मतलब ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर जो पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को बदल सकता है, सुरक्षा उपायों को धोखा दे सकता है और हाँ, फिशिंग हमले
वो अब इतने असली लगते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सब एआई की वजह से आसान हो गया है। ये तो गंभीर बात है। और नैतिकता वाले जोखिम, वो ब्लैक बॉक्स वाली समस्या। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्लैक बॉक्स मतलब ऐसे ताकतवर एआई सिस्टम्स जो फैसले तो लेते हैं, पर हम पूरी तरह समझ नहीं पाते कि उन्होंने वो फैसला क्यों लिया। अब सोचो, अगर कोई एआई ऐसा फैसला ले जो गलत हो, पक्षपाती हो या किसी को नुकसान पहुंचाए और हमें पता ही ना चले कि क्यों, तो कंपनी की साख पर असर पड़ेगा। बिल्कुल भारी धक्का लग सकता है। इसीलिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, ये अब सिर्फ कहने की बातें नहीं रही हैं, ये बड़े बिजनेस रिस्क बन गए हैं। इसे ऐसे समझो कि एक जादू का डब्बा है जो जवाब तो देता है, पर कैसे, ये राज रखता है। अगर जवाब गलत निकला तो ठीक करना बहुत मुश्किल। तेजी से बदलती हुई चीज है। सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या हम इसे सही दिशा दे पा रहे हैं? क्या हम ड्राइवर सीट पर हैं? बिल्कुल। और जाते जाते एक और बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे एआई हमारे काम का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, ये पक्का करना कितना जरूरी है कि इसका विकास सिर्फ मुनाफे या रफ्तार बढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि हमारे जो साझा मानवीय मूल्य हैं और जो हमारा लॉन्ग टर्म भला है, उसके साथ भी जुड़ा हो। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।